जिस पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर लिंचिंग की जाती है, इस्लाम विरोधी ठहराकर उसे मार दिया जाता है, इस्लाम विरोधी ठहराकर उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उस मुल्क के ये हालात हैं कि सबसे पाक धार्मिक यात्रा हज पर जाने के लिए लोग नहीं मिल रहे। सोचिए, दुनिया का हर मुसलमान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जरूर जाए, लेकिन पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास लोगों को हज पर भेजने के पैसे नहीं बचे। इससे भी शर्म की बात यह है कि शहबाज सरकार पीठ ठोक कर कह रही है कि उसने हज कोटा लौटाकर पाकिस्तान के अरबों रुपए बचा लिए। नून रोटी खाएंगे, हज पर नहीं जाएंगे। कंगाली और भूखमरी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तानी सऊदी अरब को शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि इस साल हज के लिए सऊदी अरब से पाकिस्तान को जितने लोगों का कोटा मिला था, उतने लोगों ने आवेदन तक नहीं किया, जिसके बाद वहां की सरकार ने बचा हुआ कोटा वापस कर दिया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में ये मामला सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हज कोटा तो दस्तयाब है, लेकिन हज करने के लिए लोग दस्तयाब नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनके पास वसाइल की कमी है। डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, उसने जहां बाकी शोबों में हमें मुतासिर किया है, वहां पे मजहबी मामलात भी इससे मुतासिर हुए हैं। और पहली मर्तबा पाकिस्तान जो है वो अपना हज कोटा जो है उसमें कम हाजियों की वजह से इसे वापस सऊदी अरब को वापस देने के ऊपर जो है वो गौर कर रहा है। इंडोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान के लिए ये शर्म की बात है, और इस शर्म का ठीकरा शहबाज सरकार पर फोड़ा जा रहा है। सरकार के मुताबिक पाकिस्तान को इस बार हज कोटा के तौर पर 1,89,210 लोगों को हज यात्रा पर भेजने की इजाजत थी। इसमें सबसे ज्यादा हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का कोटा 79,000 से ज्यादा था। आर्मी का कोटा 1,200 से ज्यादा था। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 72,000 से ज्यादा लोगों के लिए कोटा था, लेकिन 23 करोड़ मुसलमानों के देश में इस बार 1,89,000 हज यात्री भी नहीं मिल पाए। अब पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री मोहम्मद तलहा महमूद को सुन लीजिए, जो खुद हज कोटे पर पाकिस्तान की संसद में सफाई दे रहे थे। शहबाज सरकार का कहना है कि 8,000 का कोटा वापस कर देने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि भुखमरी और कंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान का पैसा बच सके। दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान के $24 मिलियन बचेंगे। एक $1 के बराबर होता है 283 पाकिस्तानी रुपया। इस लिहाज से देखा जाए तो कुल रकम बैठती है 689 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, यानी करीब 6.25 अरब पाकिस्तानी रुपए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग इसलिए इस बार हज यात्रा पर जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि यात्रा का बजट पिछले साल के मुकाबले 65% ज्यादा है। इस बार एक हज यात्री पर 11 लाख से लेकर 12 लाख तक का खर्च आ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से हज के कोटे को प्रवासी पाकिस्तानी को देने का प्रस्ताव रखा था, ताकि पाकिस्तान को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे खर्च नहीं करने पड़े। इसलिए 44,000 सीटें रखी थी, लेकिन आवे तक आए सिर्फ 6,000। हज कोटे की 8,000 सीटें लौटाकर पाकिस्तान 7.25 अरब पाकिस्तानी रुपए तो बचा लेगा, लेकिन इससे मुल्क को हो रही बदनामी से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस मुल्क को शरीफ खानदान ने भिखारी बना दिया, जो मुल्क कर्ज के बोझ तले दबा है, जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, जिसके पास अपने नागरिकों को हज पर भेजने के लिए भी पैसे नहीं है, वो मुल्क छोटी छोटी सी खुशी का भी मौका ढूंढता है, और ढूंढना भी चाहिए। लेकिन इन दिनों शहबाज शरीफ की किस्मत कुछ ऐसी है कि खुशी का एक मौका मिला भी तो वो 48 घंटे के अंदर ही छिन गया, और जश्न मनाने वाले शहबाज शरीफ अपनी किरकिरी करा गए। पूरा मामला देशहित की इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज का तमाशा, 48 घंटे में पलट गया पासा। अब ट्वीट करने से पहले 100 बार सोचेंगे शहबाज। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से हाय तौबा मची है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से लेकर वहां के यूट्यूबर्स तक
अपने मुल्क की तकदीर पर सर पीट रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत तमाम हस्तियों को वो कोस रहे हैं। अब सवाल है कि कोस क्यों रहे हैं, तो इसका जवाब इस ट्वीट में है। शहबाज शरीफ ने 6 मई को रात 1:03 पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट पर उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आईसीसी वनडे क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 बनने की बधाई दी। उन्होंने लिखा, आज पाकिस्तान के लिए महान दिन है क्योंकि उसने वनडे क्रिकेट में टॉप रैंक हासिल किया है। जिस अंदाज में हरी शर्ट वाली टीम न्यूजीलैंड को हराकर नंबर 1 पर काबिज हुई है वो शानदार है। पाकिस्तान ने 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में न्यूजीलैंड को 102 रनों से हराया था। ये मैच 5 मई को कराची में खेला गया था। सीरीज में लगातार 4 मैच जीतकर पाकिस्तान नंबर 1 पर आ गई। वनडे क्रिकेट इतिहास में ये पहला मौका था जब पाकिस्तान की टीम नंबर 1 बनी हो। हालांकि सीरीज का एक मैच खेला जाना अभी बाकी था। पाकिस्तानियों को लगा कि 5वां मैच भी टीम जीत लेगी, इसलिए उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन 7 मई को सीरीज के 5वें मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 रनों से पीट दिया। इस एक हार ने पाकिस्तान से नंबर 1 की पोजीशन सिर्फ 48 घंटे में ही छीन ली। न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान आईसीसी की वनडे क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 5 पर था। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 4 वनडे मैच जीतकर उसके 113 पॉइंट हो गए। इतने ही पॉइंट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, लेकिन डेसिमल में पाकिस्तान के पॉइंट्स ज्यादा थे, इसलिए वो नंबर 1 पर आ गया। वहीं 5वां मैच हारकर पाकिस्तान सीधे नंबर 3 पर लुढ़क गया। उसके बाद से तो पाकिस्तानी कभी अपने खिलाड़ी को कोस रहे हैं तो कभी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के उन खिलाड़ियों के भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान न जाकर भारत में आईपीएल खेल रहे हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ का सवाल है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो क्रिकेट में इमरान खान से भी ज्यादा दिलचस्पी लेते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान जब भारत को इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया था, तब उन्होंने टीम इंडिया की हार का मजाक उड़ाया था। और फाइनल में जब पाकिस्तान की टीम हारी तब शहबाज शरीफ मुंह छिपाते फिरे। इसी तरह जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, उस वक्त गृहमंत्री रहे शेख रशीद ने साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत कहा था। पाकिस्तान में हुकूमत चाहे किसकी भी, सारे हुक्मरान ज्यादातर मौकों पर जीत के जोश में होश खो बैठते हैं और नतीजा देखिए, हर बार इन्हें अपने ही लोगों से बेइज्जती झेलनी पड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के वजीर आजम एक तरफ बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें डोभाल डिप्लोमेसी का डर सता रहा है। 24 घंटे पहले रविवार को अजीत डोभाल ने सऊदी अरब जाकर एक मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के एनएसी भी शामिल हुए। सऊदी अरब मीडिया के मुताबिक डोभाल की मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी हुई। आपको दिखाते हैं कि डोभाल की मीटिंग में चीन के खिलाफ ऐसा क्या फैसला हुआ जिसे सुनकर पाकिस्तानियों की भी नींद उड़ गई है। अजीत डोभाल से पाकिस्तान के डर की एक और वजह सामने आ गई है। मिडिल ईस्ट में चीन का असर कम करने के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसका टारगेट चीन है, पर चीखें पाकिस्तान से आ रही हैं। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई यानी 4 देशों ने मिलकर एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी, पर पूरे प्रोजेक्ट में भारत की बड़ी भागीदारी होगी। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों को जोड़ने के लिए रेलवे नेटवर्क बनेगा। इसके बाद समुद्री पोर्ट और शिपिंग लेन की मदद से इस नेटवर्क को भारत से जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये व्हाइट हाउस का बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। इस्लामाबाद को लगता है कि भारत के लिए फायदे का सौदा है, पर पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसे शुरू करने का मकसद चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काउंटर करना है। इसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है और इसका बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। ये सारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगी इंडिया की रेलवेज, क्योंकि माना जाता है दुनिया में कि हमारी रेलवेज की इंजीनियरिंग और प्लानिंग इत्यादि बहुत अच्छे हैं।
तो अगर ये प्रोजेक्ट आगे चलता है तो इसमें सबसे पहली बात तो होगी, भारत को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा हमारी रेलवेज को, इसकी डिजाइन, कंसल्टिंग इत्यादि का, और बाद में कंस्ट्रक्शन का भी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है हमारा कि इतना बड़ा नेटवर्क इंडियन रेलवेज के हमारे इंजीनियर्स बनाएंगे। दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे इस प्रोजेक्ट की तैयारी कई महीनों से चल रही थी और अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी हो रही है। खाड़ी देशों में रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट बनाने का विचार एक फोरम I2U2 में बातचीत के दौरान सामने आया। I2U2 में अमेरिका, इजराइल, भारत और UAE शामिल है। इसे पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत की महारत है, इसलिए भारत इसका हिस्सा बनाया गया है। अगर खाड़ी देशों के रेलवे नेटवर्क को समुद्री रास्ते से भारत से जोड़ा गया तो भारत को ट्रिपल फायदा हो सकता है। पहला, इसकी वजह से कम लागत में ही तेल और गैस की सप्लाई मिडिल ईस्ट से भारत तक होगी। दूसरा, ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के जरिए चीन के खिलाफ भारत को रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। और तीसरा, एक बार रास्ता तैयार हो गया तो भारत को ट्रेड बढ़ाने की भी सहूलियत मिल सकती है। करीब 10 साल पहले चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें चीन को एशिया, यूरोप से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इसमें जमीनी और समुद्री रास्ते दोनों हैं। कनेक्टिविटी के जरिए दुनिया भर में फैलने की चीन की कोशिश के सामने भारत, अमेरिका ने रोड ब्लॉक लगा दिया है। अब फोकस आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और सऊदी और अरब देशों को अमेरिका की तरफ रखने के लिए। नहीं तो सऊदी और अरब देश ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं, जैसे कहो ना, ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अमेरिका। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मीटिंग और आउटकम्स के। मिडिल ईस्ट में मोदी बाइडेन का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट किसी देश के खिलाफ नहीं है, पर इसके जरिए चीन को काउंटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन और पाकिस्तान के बाद अब रूस से एक बड़ी खबर आई है। यूक्रेन से संघर्ष के बीच कल मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होगी। इसमें रूस के लेटेस्ट हथियारों की परेड होगी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जनता को संबोधित करेंगे। इसे आप पुतिन का विजय दिवस भी कह सकते हैं। और पहली बार पुतिन के विजय दिवस की लाइव कवरेज आप जी न्यूज पर देख सकते हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर पहली बार किसी भारतीय न्यूज चैनल को कवरेज की इजाजत मिली है। अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक विक्ट्री डे परेड में पुतिन की सेना अपने कई खतरनाक हथियार दिखाएगी। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जंग हो रही है और मॉस्को में युद्ध लड़ने वाले हथियार दिखाए जाएंगे। मॉस्को के रेड स्क्वायर से पहली बार पुतिन के विजय दिवस की लाइव कवरेज दिखाएंगे। जी न्यूज की टीम इस वक्त मॉस्को में है और वहां से विक्ट्री डे परेड की तैयारियों की रिपोर्टिंग कर रही है। हर साल 9 मई को रूस विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। ये यादगार है द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवादी जर्मनी के खिलाफ सोवियत सेनाओं की जीत का। हर साल यहाँ क्रेमलिन के रेड स्क्वायर से एक जबरदस्त परेड निकाली जाती है, जिसमें रूसी सेना अपने आधुनिकतम हथियारों को दिखाती है और खुद को महाशक्ति बनने वाली ताकत का प्रदर्शन करती है। इस बार क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद क्रेमलिन और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त बढ़ा दी गई है। पुतिन ने विक्ट्री डे को सीधे सीधे रूसी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। सबकी आंखें इस बात पर टिकी होंगी कि 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन पुतिन अपने संबोधन में क्या कहेंगे। पिछले साल विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने दावा किया था कि रशिया इस युद्ध में वैसी ही जीत हासिल करेगा जैसी सोवियत संघ ने 1945 में की थी। पुतिन के मुताबिक वो भी जेलेंस्की की यूक्रेनी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हालांकि पुतिन का ये दावा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस वक्त भी पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रही है, पर पश्चिमी देशों की मदद से जेलेंस्की अब भी रूस को चैलेंज दे रहे हैं। हालांकि रूस की जनता को उम्मीद है इस बार पुतिन अपने भाषण में यूक्रेन पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 9 मई यानी विक्ट्री डे का महत्व रूस के लिए वैसा ही है जैसे भारत के लिए 16 दिसंबर का। 1939 से
1945 तक यानी 6 साल तक चला द्वितीय विश्व युद्ध मई के पहले हफ्ते में हिटलर की आत्महत्या के बाद 8 मई को नाजी सेनाओं के हथियार डालने के साथ खत्म हो गया था। लेकिन उस समय सोवियत संघ में 9 मई की तारीख थी, इसलिए सोवियत संघ में 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है। सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध को महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का नाम दिया था और इसमें 1 करोड़ से ज्यादा सोवियत नागरिकों की, सैनिकों की जान गई थी। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस समेत कई छोटे छोटे देश बने और तब लंबे अरसे तक विक्ट्री डे की चमक फीकी पड़ गई थी। लेकिन पुतिन ने एक बार फिर से विक्ट्री डे को अपने वही पुराने गौरव वाले दिन वापस किए हैं और विक्ट्री डे में परेड की चमक दमक अब फिर से सोवियत जमाने जैसी ही है। 9 मई की विक्ट्री डे परेड को आप रूस के विजय दिवस का जश्न कह सकते हैं। पुतिन ने विक्ट्री डे परेड को नए और ताकतवर रूस की पहचान बना दिया। हालांकि यूक्रेन संघर्ष के जरिए रूस की ताकत बढ़ाने का पुतिन का प्लान अब तक सफल नहीं हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत संघ के खिलाफ 9 मई 1945 को जर्मन सेना ने औपचारिक रूप से हार मान ली थी। इसके बाद पहली विक्ट्री डे परेड का आयोजन 24 जून 1945 को हुआ था। इसके बाद अगले 5 दशकों तक विक्ट्री डे परेड की स्पेशल एनिवर्सरी पर परेड का आयोजन किया गया। 1945 के बाद 1965, 1985, 1990 और 1995 में विक्ट्री डे परेड हुई। हालांकि 1995 के बाद ये परेड हर साल होने लगी। यूक्रेन के ड्रोन हमले इस बार रूस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इसलिए इस बार रशिया ने भी कई जगहों पर विक्ट्री डे परेड पर रोक लगा दी है। इससे पहले रशिया की आम जनता विक्ट्री डे का जश्न मनाती थी और मॉस्को सहित कई शहरों में इस दिन मार्च निकाले जाते थे, पर इस बार हालात अलग हैं। रूस में विक्ट्री डे कई और जगहों पर भी मनाया जाता है जहां स्थानीय स्तर पर परेड का आयोजन होता है और उत्सव मनाया जाता है। लेकिन सबसे शानदार परेड और आयोजन मॉस्को के रेड स्क्वायर पर ही होता है। इस बार कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर मनाए जाने वाले विक्ट्री डे के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पश्चिमी मीडिया इनको जोर शोर से रिपोर्ट कर रहा है। बताया जाता है कि ये सारे जगह यूक्रेन की सीमा के पास हैं और इनकी दूरी यूक्रेन से 600 किलोमीटर के आसपास है। यूक्रेन की तरफ विक्ट्री डे के दौरान ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए ऐसा किया गया है। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहली बार किसी भारतीय न्यूज चैनल को रिपोर्टिंग का मौका मिलेगा और जी न्यूज की टीम मॉस्को के रेड स्क्वायर से रूस के विजय दिवस की लाइव कवरेज करेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। कर्नाटक में चुनाव प्रचार थम गया है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। ये आपको बड़ा अपडेट दे दें, 10 मई को अब मतदान होगा। 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। ये आपको इस वक्त का अपडेट दे दें। शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकता था, वक्त खत्म हो चुका है। अब 10 मई को जनता की बारी है। देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में वोट देती है। 10 मई को मतदान होगा। 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे आएंगे। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलेंगे। बस रविंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज चुनावी प्रचार का शोर तो खत्म हो चुका है, बस कुछ दिनों का, कुछ वक्त का इंतजार बारी जनता की है। क्या लग रहा है इस बार किसके पक्ष में वोट जाएंगे? देखिए, कर्नाटक में परंपरा है कम से कम 35-40 साल का कि यहाँ कोई सरकार रिपीट नहीं होती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इन सब की उम्मीद है कि इस बार ये परंपरा टूटेगी और बीजेपी सत्ता पर बरकरार रहेगी। और इसीलिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री की 19 पब्लिक रैली हुई, 6 रोड शो हुए, लगभग 25, इसी अनुपात में जेपी नड्डा का भी हुआ है 25 के करीब रोड शो और पब्लिक रैली, और इनसे 1-2 रैलियाँ या रोड शो ज़्यादा हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह का। इसके अलावा जो
यहाँ पर मंदिरों और मठों का काफ़ी महत्व होता है अलग अलग समुदाय में। तो 300 से ज़्यादा मठ और मंदिरों में जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मठ है, वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व भी गया और स्टेट के बड़े बड़े नेता भी गए। तो बीजेपी अपनी तरफ से सारी रणनीति बनाई हुई है, सरकार की योजना, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुँचाए हैं, खुद प्रधानमंत्री पहुँचाए हैं, यहाँ के येदियुरप्पा पहुँचाए हैं और जो मुख्यमंत्री है वो भी। और जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है उसके लिए भी पार्टी और संघ और बाकी जो विचारधारा के से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बाहर से भी आए हुए नेता और जो कार्यकर्ता हैं, सब माइक्रो मैनेजमेंट में लगे हुए। तो माइक्रो मैनेजमेंट हुआ, संगठन को एकजुट किया गया, विकास की योजनाओं को जनता के सामने रखा गया। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो गेम चेंजर हैं बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से झोंक दिया गया उन इलाकों में जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर थी। तो इसलिए पार्टी को उम्मीद है कि इस बार परंपरा टूटेगी और सत्ता पर बरकरार रहेंगे। और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और बात वहां पर पीएफआई और बजरंग दल को बैन करने की कर दी, और उसके बाद से मानो कर्नाटक चुनाव के समीकरण और पूरी परिस्थिति, तस्वीर ही बदल गई। बीजेपी ने तो मानो ये मौका लपक लिया और अब पूरा जो चुनाव का प्रचार है वो केंद्रित रहा बजरंगबली पर। और सवाल यह है कि बजरंगबली बेड़ा पार किसका लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए ये वाजिब सवाल है कि बजरंगबली किसका बेड़ा पार लगाएंगे। उधर कह रहे हैं कि बजरंगबली हमारे साथ हैं, इधर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है बजरंगबली तोड़ दे भ्रष्टाचारियों की नली। क्योंकि करप्शन का इशू कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, 40% सरकारा एक नारा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और 3.5 साल में एक बड़ा चीज चस्पा हो गया बीजेपी सरकार पर कि करप्शन हुआ और ठीक ठाक करप्शन हुआ है। इसको जनता तक मैसेज पहुंचाने में कांग्रेस लगभग कामयाब रही है, जो कांग्रेस के लोगों का मानना है। और साथ साथ जो 5 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2018 में सरकार आई थी, और अभी भी आपने देखा हिमाचल में सरकार आई, तो वही उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है कि जनता को उनका कमिटमेंट पसंद आएगा। और जनता एंटी इनकम्बेंसी, जो रविंदर भी कह रहे हैं कि 35 साल से जो रिकॉर्ड रहा है यहाँ, लगभग सरकारें रिपीट नहीं होने का, तो वैसी स्थिति देखी जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी लड़ाई है, जनता की बारी है, देखना होगा कि किसको वोट कर्नाटका की जनता देती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिएगा।